हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। जो स्ट्रेंथ किस तरह से देखी जाती है एसिड और बेस की। तो जनरली क्या होगा कि अगर एसिड के लिए अपन बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसमें जितना ज़्यादा होगा तो वो जो एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेट होगा। सिमिलरली बेसिस जो हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वही उतना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा। मतलब अगर स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं एसिड या बेस की तो एक कंडीशन में तो क्या होता है कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना। एक अपन यहाँ पे पहले बात कर लें यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये एक तरह का मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर का, है ना। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। डिफरेंट इंडिकेटर्स, तो ये जो डिफरेंट इंडिकेटर्स का जो मिक्सचर होता है यही शो करता है जो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, है ना। एक मतलब जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कलर शो करता है। तो उस कंडीशन में पूरा इसमें एक चार्ट बना होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी एसिड या बेस में जब उस इंडिकेटर को आप डिप करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर शो करता है। उस कलर के अकॉर्डिंग पता पड़ता है कि वो एसिड है या बेस है। ये तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। अभी अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की। जैसा मैंने बताया कि जो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है हाइड्रोजन एसिड की। और इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो होगा मतलब इसके लिए हाइड्रोजन आयन और इसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग पता पड़ेगा कि कोई एसिड कितना कंसंट्रेट है या बेस कितना कंसंट्रेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके लिए एक स्केल होती है जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ पता की जाती है। तो वो होती है पीएच स्केल, उसको कहा जाता है पीएच स्केल। ठीक है, अब इस स्केल के अकॉर्डिंग ही आप किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेंथ होती है इसको जनरली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता करने के लिए इस स्केल का यूज करा जाता है। और ये जो पीएच लिखा हुआ है ना, पीएच का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन पी फॉर पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस विच मीन पावर इन जर्मन। अब इसमें ये जो होगा ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए होता है, इसका मीन पोटेंश होता है। अब इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग पता करेंगे कि उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी। सिमिलरली बेस के लिए भी वही चीज हो जाएगी, दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। अब जनरली क्या होता है कि जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ देखी जाती है तो इस स्केल के अकॉर्डिंग वो जो स्केल होती है 0 to 14 होती है, 0 to 14। और इसमें बीच में ये जो 7 होता है ना, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये नंबर जो होता है ये न्यूट्रल के लिए होता है। ठीक है, अगर पीएच 7 है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अगर पीएच 7 से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 0 की तरफ, ठीक है, तो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्लियर। और अगर 7 से 14 की तरफ कंसंट्रेशन है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका नेचर बेसिक नेचर होगा उसका। ठीक है, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक के लिए और एसिड के लिए जैसा मैंने बताया कि एसिड अगर है तो वहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर आप यहाँ पर 7 को न्यूट्रल मान रहे हैं, है ना, 7 जो है वो न्यूट्रल है,
और 7 से अगर 0 की तरफ अपन आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और 7 से जब 14 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है मतलब कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स इसीलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है 7 to 14 के लिए। और 7 to 0 यहाँ से यहाँ जब आएंगे, जितना ज्यादा यहाँ पर आते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये एसिडिक नेचर शो करता जाएगा, है ना। तो ये पीएच स्केल में होता है। और अच्छी तरह से इसको अगर आप समझ में आ गया है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इफ पीएच ग्रेटर देन 7, अगर पीएच क्या है 7 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होगा आपका, अपन सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है तो उस कंडीशन में नेचर कैसा हो रहा है, इसका बेसिक नेचर होगा, है ना। सॉल्यूशन इज, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन इज बेसिक इफ पीएच लेस देन 7, है ना, लेस देन 7, अगर पीएच जो है 7 से कम है, 7 से कम है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक। और इफ pH इक्वल टू 7, अगर pH क्या है 7 के बराबर है, यहाँ पर 7 है ना, तो वो उस समय सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो उस समय सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पीएच स्केल के अकॉर्डिंग इस तरह से जो एसिड और जो बेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को देखा जाता है ना। और जो जनरली 7 जो होता है ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है ना, प्योर वाटर के लिए। इसका जो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अब यहाँ पर ये जो पीएच है तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, यहाँ पर ये जो मैंने आपको इसी तरह से किसी वो चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको बता सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली वे में आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है तो उस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। लेस देन 7 है, लेस देन 7 है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। इफ pH इज इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये pH होता है। और इसको जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, है ना, एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसकी, तो वो भी आप देख लें, या इम्पोर्टेंस इसको कह सकते हैं। यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो यूजेस, डिफरेंट टाइप के यूजेस हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो है, जो अपनी बॉडी होती है वो, उसमें जो पीएच होता है वो 7 to 7.8 के बीच में होता है ना। जैसे फर्स्ट आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8, है ना। जो हमारी बॉडी होती है इस pH के बीच में वर्क करती है ना। इसी तरह से जो रेन वाटर होता है उसका pH जो होता है लेस देन 7 होता है
है ना। pH ऑफ रेन वाटर, pH ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर लेस देन 5.6, लेस देन 5.6, उसका जो pH होता है वो 5.6 से कम होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन, कॉल्ड एसिड रेन, इसीलिए उसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें कि जो हमारा स्टमक होता है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, तो उसका भी कुछ pH होता है। इसी तरह से अगर आपका जो दांत होते हैं वो भी एक तरह से क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन होता है कि अगर pH जो आपके pH माउथ का जो pH है वो अगर लेस देन 5.5 है तो उस समय आपके जो टीथ होंगे वो क्या होने लगेंगे, डीके होने लगेंगे, मतलब खराब होने लगेंगे। तो फोर्थ पॉइंट इसका हो सकता है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन pH of mouth less than 5.5, इससे अगर नीचे आपका pH होता है माउथ का तो उस कंडीशन में आपके दांत क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कुछ इसके इम्पोर्टेंस हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज करे जाते हैं, है ना। और भी इसके अलावा क्या जो केमिकल जो होते हैं, कुछ केमिकल्स जैसे अपन ने कहा कि अब जैसे मैंने बताया आपको सॉल्ट के लिए अगर अपन बात करते हैं तो सॉल्ट क्या होता है, अभी तक अभी अपन एसिड की बात करी, बेसिस की बात करी, उससे रिलेटेड स्केल जो pH होते हैं उसके स्ट्रेंथ की बात करी, है ना, pH स्केल क्या होती है वो देखी। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्ट, है ना। सॉल्ट जनरली सभी जानते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट, है ना, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस फ्रॉम एसिड, या तो एसिड का बेस से या बेस का एसिड से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अब यहाँ पर जो सॉल्ट होगा तो सॉल्ट को सिंपली एक बार और अपन देख लेते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं, कि जो एसिड है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट, क्या फॉर्म करेंगे, वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, और वाटर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसिड ले लिया यहाँ पर HCl, हाँ, प्लस बेस ले लिया आपने NaOH, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। तो ये होता है सॉल्ट। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि कितने टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, है ना, और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जो होंगे उनका यूजेस क्या होगा, तो वही अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कॉमन सॉल्ट, या इसमें हेडिंग डाल दें आप, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, ठीक है, ऐसा लिख लें कि प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, ठीक है, ये इसकी हेडिंग हो गई। इसमें जो फर्स्ट अपन देख रहे हैं वो होता है कॉमन सॉल्ट,
कॉमन सॉल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl, मतलब इसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है तो वो किस तरह से फॉर्म होता है, इसको भी आप एक मिनट देख लें कि जो प्रिपरेशन है कॉमन सॉल्ट की, जो प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन क्या होगी, प्रिपरेशन में क्या आ जाएगा, कि जो कॉमन सॉल्ट है, अब ये कॉमन सॉल्ट की जो प्रिपरेशन इसमें जो दी हुई है, जनरली क्या होता है कि ये जो सॉल्ट होता है ये एक तरह से जो डेली यूज में अपन यूज करते हैं, है ना, तो जो कॉमन सॉल्ट जो है उससे किस तरह से और अदर सॉल्ट प्रिपेयर करे जाते हैं वो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट मेन सॉल्ट तो आपका क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन तो इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इसके थ्रू जो सॉल्ट प्रिपेयर होंगे, है ना, इसके थ्रू जो सॉल्ट प्रिपेयर हो सकते हैं वो किस टाइप के सॉल्ट होते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है इसको लिख सकते हो सॉल्ट केमिकल, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट के अकॉर्डिंग जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं इसी पर अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट होगा वो किस टाइप का सॉल्ट है उसको आप देख लें एक मिनट। तो फर्स्ट जो सॉल्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, ये इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करी जाती है ना, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक तरह से क्या कहा जाता है, इसको ब्राइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, जो सोडियम क्लोराइड है ना, जिसके थ्रू आप बना रहे हैं कॉमन सॉल्ट, तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन इसकी क्या हो जाएगी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया हुआ है, NaCl से आपको प्रिपेयर करना है, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो इस कंडीशन में जब आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो आपको ये क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस NaOH दे देगा, और क्या बच रहा है यहाँ पर Cl2 प्लस H2। अब ये दोनों तो क्या हो गया, ये भी गैस हो गई, ये भी गैस हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक तरह से अनबैलेंस रिएक्शन है। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, हाँ, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, और इसमें प्रिपरेशन बता दी है। तो ये जो है ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन हो गया। इस कंडीशन में अब यहाँ पर जो NaOH जो फॉर्म हुआ है वो किसके थ्रू हो रहा है, कॉमन सॉल्ट के थ्रू हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पर जो NaCl जो है
NaCl का जो यूज करा जाता है जनरली, इसको क्या कहा जाता है, ब्राइन भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है इसको क्या कहा जाता है, ब्राइन भी कहा जाता है। और इसी तरह से इट डीकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो डीकम्पोज होने पर क्या बना रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर-एल्कली प्रोसेस because of the product formed, जैसे क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जनरली, क्लोर एल्कली। अब क्लोर एल्कली जो प्रोसेस कहा हुआ है, इसको क्यों कहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब ये डीकम्पोज हो रहा है, तो डीकम्पोज होने पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, एक तरह का एल्कली है ना। और इसी तरह से ये क्लोरीन भी फॉर्म कर रहा है, जो एक तरह का क्या है, इसको अपन कह रहे हैं क्लोरीन, जो क्लोरीन है। इस वजह से इसको दोनों चीजें फॉर्म हो रही हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसमें जो इसके यूजेस होते हैं, तो यहाँ पर जो यूजेस होंगे वो भी आप लिख लें। इसका यूजेस क्या होगा, फर्स्ट जो यूज होता है, इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो पॉइंट है इसका, है ना। और सेकंड जो होता है, इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट जो होगा वो, इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। इट यूज्ड इन PVC, एक तरह का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है ना। PVC मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करा जाता है। और एक पॉइंट और लिख लो, इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग है ना। और फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड, है ना। पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज करा जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी और ये इसके यूजेस थे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और रीड करिएगा उसे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।